हेलो, वेलकम बैक। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी तक आपको मैंने बहुत कुछ फंडामेंटल सिखाया है ना। उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियोस अभी तक कंप्लीट कर लिए होंगे और आने वाली जो क्लासेस हैं, हमारे जो लेक्चर्स हैं, उनके लिए आप प्रिपेयर्ड होंगे। नोट्स अपना साथ साथ बनाते रहिएगा। जो भी आपके कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स होंगी वो आप डिस्कस करते रहिएगा, है ना। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर आप जो भी है आपको लिखते रहिएगा, ताकि मैं आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम को समझ सकूं और जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उनमें उनको मैं कैसे भी करके कवर कर लिया करूंगा। ठीक है। पहले भी मैंने आपसे कह दिया था कि जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी तरह से वीक होंगे या उनको लगता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है या कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा लगता होगा, इस पूरे सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी किसी भी एग्जाम का कभी भी गलत होने वाला नहीं होगा। और या तो चाहे आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप जेईई एस्पिरेंट हो, हर एक बच्चे को ये क्लासेस सबसे आसान लगने वाली हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं ऐसा करके दिखाऊंगा आपके लिए कि एकदम आपको चुटकियों का खेल लगेगा कि और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आसान तो कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है ना। पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने फंडामेंटल ऑफ कार्बन देख लिया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लिया था और कार्बन की स्टडी हम लोगों ने की थी, जिसमें कार्बन के बारे में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे। मैंने आपको डिफरेंट टाइप के कार्बन सिखाए थे, जैसे अल्फा कार्बन क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है ना। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ करके एक क्लासिफिकेशन वाले पर्पस की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें बच्चा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कई टाइप से कई वेराइटी में क्लासिफिकेशन किया गया है। फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पे क्लासिफाई किया जा सकता है, स्ट्रक्चर के बिहाफ पे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो या और भी हमारे जो सेगमेंट्स हैं वो लेक्चर बाय लेक्चर आपको प्रिपेयर होते रहेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बेस पर हम लोगों ने पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है ओपन चेन, जिसे हम ए साइक्लिक, ए फॉर एब्सेंस, साइक्लिक मतलब साइकिल यानी कि रिंग। कई सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे जिसमें कोई भी रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगी। ऐसे कंपाउंड को हम लोग ए साइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानेंगे। उन्हीं को हम लोग एलिफैटिक के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों नाम बेटा इनसे फेमिलियर हो जाइए, बहुत इजी है। इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो सेचुरेटेड होंगे और या तो अनसेचुरेटेड होंगे। सेचुरेटेड कंपाउंड हम उन्हें बोलते हैं जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पाया जाता हो, और अनसेचुरेटेड उसे बोलते हैं जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया जाता हो, या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पाया जाता हो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पाया जाता हो। ठीक है। सेचुरेटेड कार्बन का, सेचुरेटेड कंपाउंड का एग्जांपल अपने पास एल्केन या पैराफिन्स इसी को बोलते हैं। अनसेचुरेटेड में एक एल्कीन आ जाएगा जिसे हम ओलिफिन्स के नाम से जानते हैं, और एक एल्काइन आ जाएगा। ठीक है। क्लोज्ड चेन को हम साइक्लिक के फॉर्म से भी नाम से भी जानते हैं। क्लोज चेन का मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें रिंग का फॉर्मेशन हमें दिखाई देता है। अब देखो बेटा, जो रिंग का फॉर्मेशन होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि वो रिंग बनाने वाले सारे एलिमेंट एक ही होंगे, जैसे पूरी की पूरी रिंग कार्बन से ही बनी हुई होगी, तो हम बोलेंगे ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड हुआ। यानी कि साइकिल यानी कि रिंग बनाने के लिए किसी और दूसरे एटम का यूज नहीं हुआ, केवल एक ही एलिमेंट ने पूरी की पूरी साइकिल का फॉर्मेशन किया, तो हम लोग उसे बोलने देंगे क्या, होमोसाइक्लिक। और अगर कोई रिंग ऐसी बन रही है जिसमें एक से ज्यादा एटम का इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है, ऐसे को हम हेट्रोसाइक्लिक के नाम से जानेंगे। होमोसाइक्लिक में हम दो चीजें देख सकते हैं, या हेट्रोसाइक्लिक में भी दो चीजें देख सकते हैं, एक होगा एलिसाइक्लिक, एक होगा एरोमेटिक। कहने का मतलब एक एरोमेटिक होगा और एक में एरोमेटिसिटी एब्सेंट होगी, यानी कि वो कुछ कुछ रिंग के फॉर्म में एलिफेटिक कंपाउंड जैसा होगा। ठीक है। तो एक जनरल क्लासिफिकेशन आपने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का देख लिया। अब हम पर्टिकुलर वन बाय वन सेगमेंट में एंट्री करेंगे और एक एक करके देखेंगे। जैसे अब हमारे पास आ गया एल्केन। एल्केन को हम नाम से जानते हैं, पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं, और ये इनके लीस्ट रिएक्टिव नेचर को शो करता है, लीस्ट रिएक्टिव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और जैसे जनरल फार्मूला की बात करें तो एल्केन का जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2, और ये लास्ट लेक्चर में तो हम लोगों ने एक बार डिस्कस कर ही लिया था। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, अगर मैं n की जगह पर यहाँ 1 पुट कर दूं तो ये बन जाएगा CH4, और इसका नाम क्या पड़ेगा बेटा, मीथेन नाम पड़ जाएगा, है ना। और अगर n की जगह पर मैं 2 पुट कर दूं तो ये कंपाउंड का एग्जांपल बन जाएगा CH3, जिसे हम इथेन के नाम से भी जानेंगे, है ना। इसी तरह से अगर मैं n की जगह पर 3 पुट कर दूं तो ये बन जाएगा CH3, CH2,
सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। इसे हम किस नाम से जानेंगे? प्रोपेन के नाम से हम लोग इसको जानेंगे, जहां पर मेथ मतलब सिंगल कार्बन, इथ मतलब 2 कार्बन एंड प्रोप मतलब 3 कार्बन हो जाएगा। ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है? एल्केन के केस में जितने भी हमें बॉन्ड दिखाई देंगे वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, यानी कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ही इसकी प्रॉपर्टी है ना। कहीं पर भी आपको कोई एल्केन दिखाई देगा वहां पर हमारा कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग एल्केन के नाम से जाना करेंगे। ठीक है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का पाया जाना ये एक तरह से सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अगर हम कहीं भी देख लेंगे तो हम इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जाना करेंगे। इससे पहले मैंने आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी आपको बता रखा है, तो कहीं ना कहीं उस चीज से भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को कोरिलेट करते रहिएगा खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एल्कीन या जिसे हम ओलिफिन्स के नाम से जानते हैं। ओलिफिन्स का मतलब यहां पर ओलिफिन्स इसलिए रखा गया है क्योंकि ये ऑयल फॉर्मिंग होते हैं, है ना। क्या नाम रखा गया बेटा इनका? ओलिफिन्स। तो क्यों रखा गया है? ऑयल फॉर्मिंग गैसेस मेनली इसमें पाई जाती हैं या ऑयल फॉर्मिंग लिक्विड्स इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम लोगों ने ओलिफिन्स रख दिया है। ठीक है। यहां पर जनरल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा बेटा CnH2n। ओके। यहां पर अगर मैं n की जगह पर 1 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? कोई एग्जाम्पल ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहां पर ये हो जाएगा CH2। अब CH2 तो कोई हमारी एल्कीन नहीं बन सकती है, क्योंकि एल्कीन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि इसमें एक ओलिफिनिक बॉन्ड का प्रेजेंट होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है ना। ओलिफिनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का पाया जाना ही ओलिफिनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया गया तो ये अपने आप में ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 2 कार्बन इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके। अब अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम से कम 2 कार्बन रखने हैं तो जनरल फार्मूला का जब हम यूज करके कुछ एग्जांपल्स बनाने की कोशिश करेंगे तो n की वैल्यू एटलीस्ट 2 तो हम जरूर रखेंगे। ठीक है। तो यहां पर n की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया? 2 पुट कर दिया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा। ठीक है। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी को हम लोग अगर हम आयु नॉर्मल जनरल नेम की बात करें तो इसको हम इथाइलिन के नाम से जानेंगे, और अगर हम IUPAC का नाम यूज करें तो इसे हम इथीन के नाम से जाना करेंगे। ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपने n की जगह पर 3 यूज कर लिया तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6 हो जाएगा, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम लोग प्रोप बोलते हैं तो प्रोप लिख दिया, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कहीं भी लगा होगा तो IUPAC नेम में इसको हम क्या लिखते हैं? ईन लिखते हैं, है ना। तो ये कहलाएगा बेटा प्रोपीन कहलाएगा। ठीक है। तो ये इथीन हो गया और ये प्रोपीन हो गया। मेरी बात आगे समझ में? इसी तरह से आप प्रोपीन के आगे ब्यूटीन और फिर पेंटीन या फिर आगे जो भी आपका लगे वो बनाते रहेंगे। जब हम IUPAC नेमिंग में पहुंचेंगे या IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम में पहुंचेंगे तो हम क्या करेंगे? अपने इस डबल बॉन्ड की पोजीशन भी असाइन करना स्टार्ट कर देंगे। कहने का मतलब हम ये भी साथ में रिप्रेजेंट करने लगेंगे कि हमारा ये जो डबल बॉन्ड है ये एक्चुअल में कहां पर है, मतलब ये किस कार्बन से एक्चुअल में अटैच्ड है, फर्स्ट कार्बन से या सेकंड कार्बन से या थर्ड कार्बन से। ओके। तो हम जैसे इसी को प्रोप 1 इन या प्रोपीन 1 के नाम से या 1 प्रोपीन के नाम से भी जाना करेंगे। कहने का मतलब जैसे ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किसी स्ट्रक्चर में बनेगा आपको थोड़ा आगे बढ़ करके एक और काम करना पड़ेगा। You have to identify and assign the position of that double bond या triple bond in that organic compound। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और कंपल्सरी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। तो आने वाले स्ट्रक्चर में इस बात का हमारे बच्चे ध्यान रखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब देखते हैं एलिसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है। इससे पहले आपने एल्कीन कंप्लीट कर लिया। चलिए ठीक है। एलिसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? मैंने आपको पहले ही कह दिया कि होमोसाइक्लिक का मतलब होता है कि एक रिंग बनाने वाले सारे एटम एक ही वैरायटी के हैं, एक ही टाइप के हैं, है ना। इसमें मोर देन 1 एटम का कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं, जैसे पूरी की पूरी रिंग हर जगह कार्बन की ही बनी हुई हो। ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सब के सब कार्बन है। हमारा हर बच्चा ऑनलाइन प्रेजेंटेशन सीख के आया है तो हमारे किसी बच्चे को इसमें डाउट नहीं होगा कि आखिर ये स्ट्रक्चर किस चीज की स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पर मैं पूछूं कि बताओ बेटा ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, तो मेरा हर बच्चा खुशी खुशी इस बात को बता सकता है कि सर इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है और यहां पर ये कार्बन ऑलरेडी पेपर पे 2 बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है। 2 यहां पर वैलेंसीज मिसिंग है, यानी कि बोथ वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन।
ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर। इसी तरह से आप देखेंगे इस पूरे रिंग में कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर भी सब कार्बन, यहाँ पर भी सब कार्बन। टोटल कार्बन कितने हैं? 3। पहली बात, ये स्ट्रक्चर कैसी है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें रिंग बन रहा है। तो जितने भी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होंगी उन सब के नाम के पहले जो प्रीफिक्स लगाएंगे नोमेनक्लेचर में या जनरल नोमेनक्लेचर में, हम साइक्लो वर्ड लिखना नहीं भूलेंगे। फिर टोटल कार्बन कितने हैं? 3 हैं, तो हम प्रोप लिख देंगे। और सारे बॉन्ड सिंगल हैं, और सिंगल बॉन्ड हम एल्केन में यूज करते हैं, तो हम उसका नाम लिखते थे एन। तो साइक्लिक है इसलिए साइक्लो, टोटल कार्बन 3 है इसलिए प्रोप, और सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए एन, तो इसलिए पूरा नाम पड़ गया साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से देखो ये साइक्लिक है, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से नाम पड़ जाएंगे। एलिसाइक्लिक क्यों बोला गया? क्योंकि ये एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक मतलब इसमें जैसा रेजोनेंस जैसा कुछ दिखाई नहीं देगा, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जैसा ऐसा रेजोनेंस कुछ दिखाई नहीं देगा। हालांकि रेजोनेंस क्या होता है ये आगे चल करके हम और अच्छे से सीखेंगे, है ना। वहीं पर मैं आपको एरोमेटिसिटी के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी डेवलप हो जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग बेटा, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक लिखा हुआ है। देखिए एरोमेटिक मतलब अब यहाँ पर एरोमेटिसिटी पाई जाएगी, ठीक है। वैसे मैं बता दूं बच्चों, एरोमा का मतलब होता है स्वीट स्मेल, है ना, स्वीट इन स्मेल। इसका मतलब यहाँ पर ये जितने भी कंपाउंड आपको दिखाई देंगे वो सब वो एरोमेटिक कंपाउंड, इनके पास अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस होगी, एक स्मेल होगी, और वही इनकी पहचान बनेगी, ठीक है। जैसे आप घरों पे डीओ का यूज करते हैं, हम लोग सैंडल का यूज करते हैं, या फिर इस तरह से घरों में अगरबत्ती मोमबत्ती डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब यूज करते हैं, सब में कुछ ना कुछ एरोमेटिक कंपाउंड यूज हुआ होता है, इनको एक पिक्यूलियर जो भी स्मेल है या फ्रेग्रेंस है वो प्रोवाइड करने के लिए, ओके। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे। पहली बात, ये सब होमोसाइक्लिक है, कहने का मतलब इस पूरे रिंग को बनाने में केवल और केवल एक ही टाइप के एलिमेंट का यूज हुआ है, एंड दैट इज कार्बन। कार्बन के अलावा कोई और दूसरा एलिमेंट इसमें यूज नहीं हुआ है। अगर होता तो हम इसे हेट्रोसाइक्लिक बोलते, नहीं हुआ इसलिए होमोसाइक्लिक बोलेंगे। होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर ये सब हो गया। बेंजीन ये हो गया, ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है, ये एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप प्रॉपर देख सकते हैं रेजोनेंस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब चूंकि ये एरोमेटिक है तो इसमें कुछ प्रॉपर मतलब इनके अपने फीचर्स होते हैं कि इनको क्यों एरोमेटिक बोला गया। हालांकि आगे चल करके मैं आपको एरोमेटिसिटी क्या होती है आपको समझाऊंगा, लेकिन जब तक वो आएगा तब तक आप एरोमेटिक क्या होता है क्या नहीं होता है इसके कहीं ना कहीं फेर में पड़े रहेंगे या परेशान रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपको अभी ही एरोमेटिक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। देखिए हम उन कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं जिन कंपाउंड में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन के नंबर, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन के नंबर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन देखे गए हैं। जहां पर n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं 0 रख दूं तो यहां पर आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं 1 रख दूं तो क्या आ जाएगा यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 2 रख दूं यहां पर तो आ जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 3 रख दूं तो आ जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब रिंग में टोटल 2 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट होता है कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए, है ना, रेजोनेंस होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे इसमें देखेंगे आप डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस दिखाई दे रहा है हमें। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक बनाने के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा जो में ध्यान रखना है कि कंपाउंड कंपाउंड मस्ट या फिर स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर, और स्ट्रक्चर को प्लेनर करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp2। और यहां पर आप किसी भी कार्बन का देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। इन तीन फीचर्स को कोई भी स्ट्रक्चर अगर अपने में रखती है तो वो स्ट्रक्चर हमेशा एरोमेटिक स्ट्रक्चर या एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगी या उस नाम से जानी जाएगी। ये नेफ्थलीन हो गया, ये एंथ्रासीन हो गया। नेफ्थलीन की बॉल्स आती हैं बेटा, है ना, उनकी एक प्रॉपर स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है। जिसे आपने पब्लिक टॉयलेट वगैरह में देखा होगा, व्हाइट कलर की बॉल्स होती हैं, वो वहां पर रखी जाती हैं, ठीक है। अपने एक पिक्यूलियर फ्रेग्रेंस की वजह से इसकी पहचान है, और वहां पर वो एक जो पब्लिक टॉयलेट में वो जिस तरह की अलग डिफरेंट टाइप की स्मेल आती है ना, यूरिन की, उसको सबसाइड करने के लिए, उसको वो करने के लिए, ठीक है, या उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और अगला है अपने पास एंथ्रासीन। स्ट्रक्चर याद रखिएगा, 1 बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग और 3 बेंजीन रिंग से बनने वाली 3 स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं। बच्चों मैंने बड़े प्यार से आपको एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं वो भी सिखा दिया।
एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन या तो 2, 6 या तो 10 या तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, तो 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2, 6, 10, 14 में से इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। पाई बॉन्ड 3 हुए, पाई इलेक्ट्रॉन 6 हुए, और टोटल इलेक्ट्रॉन हमें 2, 6, 10, 14 में से ही कोई ऑप्ट करना पड़ेगा। दैट्स इट। ओके, चलिए नेक्स्ट, दिस इज द एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब चूंकि उसने बोला एलिसाइक्लिक, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब एरोमेटिसिटी की जो 3 प्रॉपर्टी बताई वो यहां पर एब्सेंट होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसने बोला हेटेरोसाइक्लिक, इसका मतलब पूरी की पूरी जो कंप्लीट रिंग होगी या स्ट्रक्चर या साइकिल होगी उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे इस स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन का भी इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है ना। इस वजह से ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। इसका नाम बेटा याद रखेंगे, क्या नाम है इसका? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है, टेट्रा मतलब 4 हो गया, हाइड्रोफ्यूरान यहां पर जो ओ ऑक्सीजन है उसकी वजह से इसका नाम फ्यूरॉन रखा गया है। ठीक है, इस तरह से एक दूसरी स्ट्रक्चर आपके सामने है। ठीक है, ऑक्सोन के नाम से उसको जानते थे। अगला स्ट्रक्चर अपने पास है, कुछ एग्जांपल्स हैं एरोमेटिक। आप बेटा बस इन सारे चीजों से क्या सीखना है? आपको स्ट्रक्चर पहचानना सीखना है। एटलीस्ट आप ये बता तो सकें ये एलिसाइक्लिक है, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये ओपन चेन है, ये क्लोज चेन है, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। एटलीस्ट इन टर्म्स से आप फेमिलियर हो जाएं। आने वाले टाइम पे अगर कभी भी इस तरह के वर्ड्स आपके सामने आए तो एटलीस्ट हमारे बच्चों को डर ना लगे, उन्हें पता रहे कि हमने ये भी तो सीख रखा है। ठीक है, ये हमारा मोटिव है इसको सिखाने के पीछे। अब ये एरोमेटिक है, सब जगह देखो, आप देखेंगे तो हर जगह आपको वही जो मैंने आपको एरोमेटिसिटी के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए वो सब में प्रेजेंट हैं। आपको भी क्या करना है, चूंकि देख लेना है, आगे चल करके जब मैं एरोमेटिक वाला पार्ट आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको ढेर सारे स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसे देख करके आप खुद से बताएंगे कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। 3 बातें, यानी कि 3 तरह के हम और कंपाउंड वहां पर पढ़ेंगे जब हम एरोमेटिक कैरेक्टर पढ़ चुके होंगे। तो अभी तो फिलहाल के लिए क्या करना है, इन स्ट्रक्चर को आप एक बार ऑब्जर्व करिए, इनका जो कॉमन नेम है, जो फेमस नेम है, जिनकी वजह से इनकी पहचान है, उनको एक बार याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में ये स्ट्रक्चर्स बन करके आ सकती हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं पायरिडीन है, थायोफीन है, फ्यूरॉन है, पायरॉल है और ये एनिसॉल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रेजोनेंस भी आप देख सकते हैं, इसमें देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सब जगह रेजोनेंस प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होकर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा रेजोनेंस इन सब में भी पाया जा रहा है। ठीक है, अब आगे आ गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अभी बच्चों मैंने आपको बताया कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड अगर बेटा पहचानना है तो आपको बस 2 ही चीजें देखनी होगी कि उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो। बेटा बहुत ध्यान से समझ लें, सुन लें, सीख लें कि अगर कहीं पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ठीक है, या कार्बन का डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसी दूसरे एटम के साथ है जो कि कार्बन नहीं है ना, ऐसे कंपाउंड को कभी भी आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड की कैटेगरी में रखने की भारी भरकम भूल नहीं करिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपसे कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सैचुरेटेड कंपाउंड पूछता है तो आपको यह देखना है कि वहां पर कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपसे कहता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड बताइए, तो आपको बस इतना ही ढूंढना है उसमें कि उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड केवल पाया जाए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए C3H8 लिखा है। अब हमारा सबसे पहला जो काम है वो ये पहचानना है कि आखिर C3H8 किस क्लास का मेंबर है ना। कहने का मतलब देखो, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन 2 ही चीजें तो हैं, इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन है, इतना तो कंफर्म हो गया। लेकिन हाइड्रोकार्बन तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अपने पास सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एग्जाम्पल होता है एल्केन और अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल होते हैं 2, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। तो हमें पहचानना है कि ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से क्या है। ओके, तो मैं आपको तरीका बताऊं, कल ही मैंने आपको बताया था, मतलब पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जैसे मैंने बताया था कि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला याद रखिए CnH2n, और इसको ऐसे याद रखिए कि हाइड्रोजन के नंबर कार्बन के नंबर से जस्ट डबल होंगे। ठीक है, अगर कभी भी हाइड्रोजन के नंबर कार्बन के जस्ट डबल है तो वह एल्कीन है। अगर डबल से 2 ज्यादा है, डबल प्लस 2 है हाइड्रोजन के नंबर, तो हमेशा वो क्या है, एल्केन है। और अगर डबल से 2 माइनस है, 2 कम है, तो फिर वो 100% अल्काइन है। तो आप मुझे बताइए यहां पर हाइड्रोजन कितना है, कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है,
कार्बन का डबल मतलब 3 का डबल 6 और 6 + 2 है, यानी कि ये एल्केन है। और एल्केन है तो 100% ये सैचुरेटेड है, मुझे तो इसको आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। और सैचुरेटेड है तो इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ही पाया जाएगा। जैसे CH3CHO है, ठीक है, इसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड। जो नाम बताऊं बेटा वो याद रखने की कोशिश करिएगा। नाम क्या हो गया इसका, एसिटाल्डिहाइड। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अगर मैं अपने प्यारे बच्चों से पूछूं कि बेटा ये जो एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, क्या इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप सब बोलिएगा हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है। फिर मैं आपसे अगला सवाल करूंगा कि ये डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में प्रेजेंट है, तो आपका आंसर होगा कि यहां पर डबल बॉन्ड कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट है। तो मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन होगा, क्या कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो ऐसे कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड मानते हैं? तो आप फट से डिनाई कर देंगे नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमें तो बस इतना पढ़ाया गया है कि फॉर an unsaturated compound there must be carbon double bond carbon and carbon triple bond carbon। कार्बन का किसी और एलिमेंट के साथ अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है किसी कंपाउंड में, तो उसे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड की कैटेगरी में बिल्कुल भी हरगिज भी नहीं रखेंगे। यही हमें थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करनी है, एंड दैट्स इट। अगला हमारे पास है CH3COOH। नाम क्या है बेटा इसका, एसिटिक एसिड नाम है इसका, ठीक है। और एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करें तो हो जाएगा CH3COO सिंगल बॉन्ड H। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर डबल बॉन्ड कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में है, ना कि कार्बन एंड कार्बन के बीच में है। तो ये कंपाउंड भी कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड। इससे ऊपर भी कैसा था, सैचुरेटेड। C3H4 अगेन ये एक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा यही हुआ टू आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। तरीका मैंने आपको बता रखा है कि हाइड्रोजन अगर कार्बन का जस्ट डबल हो तो एल्कीन, डबल से 2 ज्यादा हो तो फिर एल्केन, और डबल से 2 माइनस हो, डबल करने के बाद 2 माइनस हो तो अल्काइन। तो यहां बताइए कार्बन हाइड्रोजन कार्बन का डबल क्या होगा, 6, तो 6 तो है नहीं तो एल्केन नहीं है। 6 से +2 कितना होगा, 8, 8 है नहीं तो एल्केन नहीं है। 6 - 2 कितना होगा, 4, वही है, यानी कि ये एल्काइन है ना। एल्काइन है तो पक्का इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जरूर पाया जाएगा, और इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगी, ठीक है, CH। देखो यहां पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पाया जा रहा है, इस वजह से ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में कहीं भी मुझे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं दिखाई दिया तो ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। टोटल 3 कार्बन है और OH लगा है। OH फंक्शनल ग्रुप है जो कि इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को गवर्न करेगा। टोटल 3 कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे। OH लगा है तो उसका IUPAC नेम में सफिक्स OH का ऑल इस्तेमाल होता है, तो ये प्रोपेनॉल है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, क्या है ये, प्रोपेनॉल है, तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो ये भी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। दोनों कंपाउंड तो सेम ही है, ठीक है। यहां पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, और यहां पर सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। इस तरह से हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पहचानना सीख चुके हैं, हम मास्टर बन चुके हैं इस बात के। अब हमें कभी भी इस क्वेश्चन में डर नहीं लगेगा। चलिए, क्यों जानना जरूरी है, आगे चल करके टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन नाम के चैप्टर में, तब तक हमारे बच्चे को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पहचानना बहुत आसानी से आ चुका होगा, ठीक है। आगे आते हैं बेटा, और आगे कुछ हमारे सामने लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने दिया, और इसके पीछे केवल एक ही पर्पस था, सोलो पर्पस यही था कि मैं इन सिमिलर नेम के स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करा सकूं, आपको स्ट्रक्चर बना के सिखा सकूं, ताकि हमारा बच्चा कभी मैलेइक, मैलोनिक और मैलिक एसिड जैसे स्ट्रक्चर्स के बनाने में कभी भी गलती ना करे और उसका कॉन्फिडेंस ना गिरे, ठीक है बच्चों। मैं बिल्कुल आपको इतने प्यार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाना सिखाना चाहता हूं कि आप एकदम, आपको लगे यार इससे प्यारा, इससे सुंदर, इससे अच्छा सब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और आपको हर एक क्लास, हर एक लेक्चर में ये डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके बाकी जगह से आप चुपचाप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ रही है, मेरी बताई हुई समझ में आ रही है, और हमारे हर बच्चे को टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 100% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिख देना, ठीक है। 7 मिनट्स केमिस्ट्री, आगे ओपी लिखना जरूर मत भूलना, ठीक है। और ऐसा लिखने वाले बच्चा अपने आप को ये अपने आप मैनिफेस्टेशन के थ्रू ये एश्योर कर रहा है कि उसका 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सही होने वाले हैं, तो लिखना ना भूलें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं मैलेइक एसिड और सक्सिनिक एसिड। देखो बेटा, दोनों एसिड का कॉमन मतलब जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखिए क्या क्या डिफरेंस है, C डबल बॉन्ड C, यहां पर C डबल OH, और यहां पर C डबल OH, यहां पर H और यहां पर H, एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास है C डबल बॉन्ड C, यहां पर C डबल OH और यहां पर C डबल OH,
और यहां पर H और यहां पर H, ये दो एसिड मैंने बना दिए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना बेटा, ये हमारा देखो यहां पर दो ग्रुप सेम साइड हैं। अभी बच्चों मैंने आपको पढ़ाया नहीं, आगे चल करके आइसोमेरिज्म जब पार्ट आएगा तभी मैं पढ़ा सकता हूं, पहले कैसे बता सकता हूं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देना हूं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, अगर पहली शर्त क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, उसके बाद या फिर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, कार्बन डबल बॉन्ड कुछ और हो, उससे मतलब नहीं है। कार्बन डबल बॉन्ड कहीं कार्बन हो तो एक कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप डिफरेंट हो, दूसरे कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप डिफरेंट हो, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दो टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। सिस कब बोलते हैं, जब सेम ग्रुप सेम साइड हो तो सिस बोलते हैं, जब सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड हो तो इसे ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसका सिस वाला फॉर्म है बेटा, यही वाला फॉर्म सिस फॉर्म जो है, यही हमारा मैलेइक एसिड है। क्या नाम है इसका बेटा, मैलेइक एसिड। और इसका जो ट्रांस वाला फॉर्म है बेटा, ठीक है, ट्रांस वाला फॉर्म है, यही आपका क्या है, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। तो ये दो ऐसे नाम रखिएगा बेटा याद। ठीक है, दोनों का देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, केवल सिस और ट्रांस, यानी कि दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, है ना, एक सिस एक ट्रांस। तो ये हमें ध्यान रखना है, दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है, दोनों डाइओइक एसिड है, डाई मतलब टू, ओइक मतलब COOH ग्रुप का पाया जाना। ठीक है, जब हम फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेमिंग नोमेनक्लेचर में आगे हम एंट्री करेंगे तो हम पाएंगे COOH के लिए हम लोग सफिक्स का यूज करते हैं ओइक एसिड। ठीक है, तो यहां पर डाइओइक एसिड है, तो ये दोनों के दोनों अनसैचुरेटेड डाइओइक एसिड हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं बेटा, सब लोग अपने नोट्स में प्यार से ये बात लिख लें, अनसैचुरेटेड डाइओइक एसिड। ठीक है, कोई पूछे क्यों बोल रहे हैं, बोल देना कि अनसैचुरेटेड इसलिए क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, डाई इसलिए क्योंकि यहां पर टू, ओइक इसलिए क्योंकि यहां पर COOH ग्रुप पाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड बेटा एक्चुअल में ये एक सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एक शॉर्टकट फंडा होता है याद रखने का, वो होता है ओम्स गैप। ठीक है, ये है बेटा ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, यहां पर हो गया, नहीं बेटा ये सॉरी ये गलती हो गई, ये सक्सिनिक नहीं, ये फ्यूमेरिक एसिड है, थोड़ा सा गलती हो गई। ठीक है, यहां पर लिखा नहीं है, ये क्या है बेटा, फ्यूमेरिक एसिड। अच्छा हुआ तुरंत याद आ गया, ये फ्यूमेरिक एसिड है, याद रखिएगा। ठीक है, और वो आपका मैलेइक एसिड है। अब यहां पर आ जाइए, इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड, याद रखें, ऑक्सैलिक एसिड। इसका नाम है मैलोनिक एसिड, मैलोनिक, स्पेलिंग का ध्यान रखें। ये बेटा आपका सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड। ये आपका ग्लूटेरिक एसिड है, ग्लूटेरिक एसिड। ये आपका एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड। ये आपका पेमिटिक एसिड है, ठीक है, पिमेलिक एसिड है, तो ये पिमेलिक एसिड। ठीक है, ये इतने सारे एसिड के नाम हो गए। इसमें से उसने मैलोनिक एसिड बनाने के लिए बोला है, तो मैलोनिक एसिड में पहले हमें क्या करना है, एक CH2 लिखना है और दो COOH लगा देना है। ये हो गया आपका मैलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर। उसके बाद आपका एसिटिक एसिड अभी पीछे मैंने बनाया था बेटा, एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर CH3COOH हो जाएगा। फिर आगे मैलेइक एसिड है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा, बहुत कंफ्यूजन होता है तो ध्यान रखें। मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2CH, यहां लगेगा CH, CH से निकलेगा OH और इसके आगे बन जाएगा COOH। ये है बेटा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से, है ना, एक एक स्ट्रक्चर आपके लिए आगे बहुत काम आने वाली है, बहुत ध्यान से इस बात को समझें। इसे देखो, ये है हमारा COOH ग्रुप, यानी कि इसे हम फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। तो ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, अल्फा कार्बन पे OH लगा है और OH को हम हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं, तो इसका नाम पड़ सकता है अल्फा हाइड्रोक्सी डाइओइक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इस कंपाउंड में इजिली समझ में आ गया। तो ये रहा हमारा अभी तक का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चों, अब जो हमने सीखा इस पर हम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लें और हम ये देख लें कि एक एग्जामिनर इस तरह की थ्योरी को किस तरह के माइंडसेट के साथ देखता है और उसके मन में इस थ्योरी से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, डील करते हैं। यहाँ पर हमारे पास AR टाइप का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, हमने इसके पहले भी वीडियोज में आपको स्ट्रेटजी बताई है कि कैसे हम AR टाइप के क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लें।
ठीक है, तो वो आपको वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो लिंक आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा दोबारा से। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है एसिटिक एसिड इज नॉट एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बच्चा एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं? CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। कह रहा है इज नॉट एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट इज एसिटिक एसिड डू नॉट शो पॉलीफिनिक, ये ओलिफिनिक होगा, डू नॉट शो ओलिफिनिक बॉन्ड। ओलिफिनिक बॉन्ड किसे बोलते हैं बेटा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को बोलते हैं। जाहिर सी बात है इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। अब हमें देखना है क्या स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। आप मुझे बताइए, एसिटिक एसिड एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड है। क्या ये इस बात से इसकी पुष्टि होती है? क्या इस बात से ये कंफर्म होता है कि इसमें डबल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं है, इसलिए सैचुरेटेड कंपाउंड है? नहीं भाई, हो सकता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता तो भी तो ये अनसैचुरेटेड बन सकता था। कहने का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना एकमात्र कंडीशन नहीं है किसी कंपाउंड के अनसैचुरेटेड बनने के पीछे की। सही बात आ रही, समझ में आ रही ना बात? ठीक है, वो कुछ अलग नहीं बता रहा हूं, बहुत आसान सी बातें हैं जो आपको समझना है। ठीक है, तो जब बच्चा हम ये बात समझ पा रहे हैं कि ये हमारा जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, हाँ नहीं पाया जा रहा है, साथ में ये भी लिखना चाहिए था ना, क्योंकि ओलिफिनिक बॉन्ड भी नहीं है और एसिटाइलिक बॉन्ड भी नहीं है, यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी नहीं है, तब हम मानते कि हाँ यार बात सही है। अकेले आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से एआर टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्टली, है ना? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा इफ बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज, this is also AR type question and the assertion is stating that acetic acid is saturated compound. Yes, of course, अभी पीछे हम लोगों ने देखा, again I am writing the structure of acetic acid, this is CH3COOH, और ये कंपाउंड एक सैचुरेटेड कंपाउंड है और यही ये बात इसमें लिख रहा है, एंड दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट इज एसिटिक एसिड हैव C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन बेटा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एसिटिक एसिड एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, एंड व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड द सैचुरेटेड नेचर ऑफ एसिटिक एसिड? तो आप बोलेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ना कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का तो ना तो सैचुरेशन ना तो अनसैचुरेशन, किसी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन, मतलब इसको क्यों इन्वॉल्व करें इसमें? हाँ, स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन इसके सैचुरेटेड होने के पीछे का रीजन ये तो कतई नहीं है बेटा, है ना? तो अगेन हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों तो सही हैं, लेकिन हमारा जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक एसिड इज सैचुरेटेड कंपाउंड, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स इन गिवन कंपाउंड्स। आइए देखिए, हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स इन एनी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड और एनी गिवन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए बेटा कैसे पहचानेंगे? हेटेरो एटम का मतलब होता है द एटम अदर देन कार्बन, atom present in this structure other than carbon, and the number of that atom, this is known as the heteroatom. For example, in the first structure there is the 2 oxygen atom is present and oxygen atom यानी कि other than carbon atom। तो हमारे पास हेटेरोएटम कितने हुए? 2। कौन कौन से? ऑक्सीजन, दोनों के दोनों ऑक्सीजन है। टाइप नहीं पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है। टाइप ऑफ हेटेरोएटम इज 1, यानी कि एक ही टाइप का हेटेरोएटम है जो कार्बन के अलावा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज ऑक्सीजन। कितने हैं? 2 हैं, तो टोटल इसका नंबर कितना हो जाएगा? 2। सेकेंड वाले में बताइए, पूरी स्ट्रक्चर ये कार्बन 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 कार्बन, कार्बन के अलावा अदर देन कार्बन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है? 1, तो हेटेरोएटम के नंबर हो गए 1। कार्बन 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 कार्बन, ऑल आर कार्बन। एकमात्र यहां पर एक सल्फर मिल रहा है, देन सल्फर इज आर हेटेरोएटम, तो नंबर कितना हो गया हेटेरोएटम का? 1। कार्बन 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 कार्बन, पूरे साइकिल पूरे रिंग में कहीं भी कोई दूसरा एटम नहीं है अदर देन कार्बन, देन द नंबर ऑफ हेटेरोएटम इज 0। ठीक है, अब कुछ बच्चों को लगेगा कि यार यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है। बेटा ये सब तो है, लेकिन ये सब रिंग में नहीं है, साइकिल में नहीं है।
हमें उन्हीं को हेटेरो एटम बोलना है जो कि हमारे रिंग में साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहे हों। जो रिंग से बाहर होंगे, जो साइकिल से बाहर होंगे, उन्हें कभी भी हेटेरो एटम में कैलकुलेट करने की, काउंट करने की, देखने की कोशिश कभी मत करना, वरना गलती होगी, फिर आप पछताते रहोगे। ये वाला पहले रिंग को सर्कल कर लिया, रिंग में हमारे पास 2 हेटेरो एटम है तो हमने लिख दिया 2। ठीक है, ये हमने सर्कल कर लिया, यहां पर 2 हेटेरो एटम है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। अब देखो बेटा 2 टाइप्स ऑफ हेटेरो एटम है और नंबर भी 2 है। आगे बात समझ में? अदर देन कार्बन कितने एटम हैं? यहां पर हमने इस रिंग को सर्कल कर लिया, रिंग में अदर देन कार्बन कोई नहीं है, तो यहां भी हेटेरो एटम के नंबर कितने हो गए? 0 हो गए। मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से हेटेरो एटम का नंबर भी काउंट करना सीख लिया होगा। ठीक है बेटा, फिर से आपसे एक ही चीज कहना होगा मेरा, बड़े प्यार से आप इसे चाहे अनुरोध समझें, विनती समझें, निवेदन समझें या फिर मेरा ऑर्डर समझें, कुछ भी। आपको अब तक के YouTube की हिस्ट्री में सबसे शानदार अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलने जा रही है तो अपने इस चैनल पे मिलने जा रही है। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत प्यार से पढ़ाने वाला हूं क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है ना। और आपको मैं इस सब्जेक्ट में मास्टर बना के दिखाऊंगा। एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा, रिएजेंट नहीं होगा, मैकेनिज्म नहीं होगा जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा, एक भी ऐसा सिंगल एप्लीकेशन नहीं होगा जो हमारे बच्चों को पता नहीं होगा, है ना। फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमारा बच्चा जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट और बोर्ड सारे क्वेश्चन एक तरफ से सॉल्व करेगा और किसी को कोई भी डर लगने वाला नहीं है। ठीक है, बस आपको बने रहना है अपने इसी चैनल पे, सारे वीडियोस एक के बाद एक करके देखने हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक डेली रिवाइज करना है और नोट्स साथ साथ में बनाते रहना है। ठीक है, अभी तो हम बहुत सारे इसमें क्लास टेस्ट स्टार्ट करेंगे, पहले एक पर्टिकुलर अपना जो एक सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग छोटे छोटे क्लास टेस्ट रखेंगे, जो हमने पढ़ाया होगा उन्हीं पर बेस्ड क्लास टेस्ट रखेंगे। उसकी PDF फाइल आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और क्लास टेस्ट हम लाइव भी रख सकते हैं, हम अपने हिसाब से देखेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखिए बेटा, इतना करने में आपका कुछ भी वो नहीं जाएगा, है ना, कोई भी मेहनत नहीं जा रही अलग से। जैसे आपने लेक्चर देखा, मन से लेक्चर देखा, मन से एक छोटा सा आप एक कमेंट कर देंगे प्यारा सा, प्यार भरा, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा, है ना। चलिए बच्चों, फिर वक्त आ गया आपसे विदा लेने का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद यानी कि अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने ढेर सारी स्टडीज करते रहिए। ठीक है, बाय बाय।